ग्लोब टीवी झारखंड में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है आलाप कार्यक्रम में श्री कुणाल सारंगी जी। इनको परिचय देना मेरे लिए मूर्खता होगी। इनका पहचान, इनका नाम चारों तरफ सुर्खियों में है। पहले तो कुणाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्लोब टीवी झारखंड आलाप कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो सबसे बड़ी बात है वो बताएं कि आप एजुकेशन के मामले में आप काफ़ी आगे हैं सबसे। बहरागोड़ा गवर्नमेंट स्कूल से अपना पढ़ाई शुरू किए, उसके बाद के क्या क्या आपका अचीवमेंट रहा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, मेरी प्राथमिक शिक्षा और 10th तक की शिक्षा जो बहरागोड़ा के विशुद्ध सरकारी मीडियम सरकारी विद्यालय हिंदी मीडियम के स्कूल में ही हुई है। और उसके बाद +2 उड़ीसा में करने के बाद NIT जमशेदपुर से B.Tech, फिर काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी में भी काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, देशों में और विदेशों में। लगभग 5.5 से 6 साल में भारत के बाहर रहा और उसके बाद MBA भी किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लीडरशिप कार्यक्रम में भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। उसके बाद मैं भारत लौटा। मुझे निश्चित रूप से राजनीति मुझे विरासत में मिली है। मेरे पिता भी राजनीति में रहे हैं। मेरे दोनों माता पिता डॉक्टर हैं, लेकिन पिताजी ने अपने जो उनकी सेवा की भावना थी उसको आगे बढ़ाने के लिए, आज से कई दशक पहले जब आपके पास MBBS की डिग्री होती थी तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहरागोड़ा को चुना, बहरागोड़ा की जनता को चुना और वहाँ पर आज भी वो मेरे दोनों माता पिता वहाँ लोगों की सेवा में, चिकित्सा सेवा में आज भी लगे हुए हैं। तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें, क्योंकि वो लोगों को कहते थे कि आपको अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। और वो कहते थे कि मैं सक्षम हूँ तो मैं कहीं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात को दूसरों को कैसे कहूँगा अगर मैं खुद नहीं करूँ, इसलिए तुम्हें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई को भी और मुझे भी, दोनों हम लोगों ने अपने 10th तक की जो शिक्षा है वो विशुद्ध हिंदी मीडियम सरकारी विद्यालयों में ही ली है। और उसके बाद ईश्वर की कृपा और अन्य चीज़ों की वजह से मुझे दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस में जाने का मौका मिला। और जब मैं भारत लौटा तो मुझे ये अंदेशा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी राजनीति में आऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लकीरों में लिखी होती हैं तो आपको मौके मिलते हैं। और बहरागोड़ा की जनता ने मुझे मौका दिया विधानसभा में जाने का और मैंने यथासंभव उनकी सेवा करने की भी कोशिश की, उनके विश्वास पर खरे उतरने की भी कोशिश की और ये जंग जो है ये चल रही है। सो आप देख रहे हैं कि अगर सेवा भावना मन में हो तो पहले अपना घर से शुरू करना होता है। अगर आप देश को सुधारना हो, अगर आपको एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो तो पहले अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए, तभी आपको पता चलेगा गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति क्या है। और गवर्नमेंट स्कूल को सुधारने के लिए पहले आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए, तभी हम लोग सुधारने के नाम कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का पूरा फैमिली जो है जनता के सेवा के लिए तत्पर है और अब सेवा शुरू की अपने घर से, सुधारने का शुरू किया अपने घर से, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इतना हायर एजुकेशन के बाद आपको पॉलिटिक्स में आना। देखिए, जब मैं भारत लौट रहा था तो जो मेरी लास्ट विड्रॉइंग सैलरी थी वो भारतीय मुद्रा में लगभग 60 लाख रुपए सालाना की सैलरी थी। जब मैंने जॉब छोड़ी और भारत वापस आने का निर्णय लिया तो मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि बहुत अटपटा निर्णय है, तुम्हें शायद दोबारा सोचना चाहिए इसके विषय में। तो एक तो निश्चित रूप से चूँकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी अमेरिका में रहते हैं, तो परिवार के साथ, माँ बाप के साथ कोई भी नहीं है, तो माता पिता के साथ रहना एक पहली मेरी प्रायोरिटी थी भारत वापस आने की। दूसरी थी कि मैं, आप कह सकते कि मैं विदेशों की उस लाइफ से बोर हो चुका था। मुझे अब कुछ भी वहाँ इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, वही पैटर्न कई सालों से। तो मुझे लगता था कि मुझे समाज को अब वापस देने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकूं, उनके काम आ सकूं। और मुझे लगता है राजनीति से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है जिसमें आप एक वाइड रेंज ऑफ पीपल को आप सर्व कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, सरकारी जो व्यवस्था है उसको ठीक करने की जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इतना बड़ा एक परिवार बना सकते हैं। आपको तो एक परिवार भगवान का दिया होता है,
लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रहकर पूरे राज्य को आप अपना परिवार बना सकते हैं, पूरे देश को अपना परिवार बना सकते हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी नहीं इसे परिवार कहा जाता है, तो आज मैं उस परिवार में हूँ। तो आने का बाद पहले जेएमएम क्यों? देखिए, मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे राजनीति में लाने का श्रेय और चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का श्रेय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और आज मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को जाता है। मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे वो पहचान दी राजनीति में, जिसके कारण मैं विधानसभा में गया और मैंने बहरागोड़ा की जनता की आवाज़ बनने का काम किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना ये कोई चॉइस नहीं थी जो मैंने लिया, क्योंकि उस समय पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने मुझे मौका दिया और बहरागोड़ा की जनता जेएमएम छोड़ के फिर बीजेपी, क्या जेएमएम को आपको अच्छा नहीं लगा या शूट नहीं किया? देखिए, इसमें 2-3 कारण हैं जो मैं स्पष्ट रूप से आपके कहना चाहूँगा। मैं आज भी कहता हूँ कि हेमंत जी के उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा, लेकिन एज ए पार्टी और एज ए विचारधारा जो आंदोलन से उपजी हुई एक पार्टी है, आज कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उसे कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। और जिन मुद्दों को लेकर आज जो जनादेश भी उन्हें मिला है, आप देखिए कांग्रेस के दबाव में किस तरह से हर विषय पर आज हेमंत जी की सरकार यू टर्न ले रही है। तो ऐसे कई विषय लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द और उसके बाद के थे जिनको मैंने उनके संज्ञान में लाया और मैंने उम्मीद की थी कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन शायद उनकी वो प्राथमिकताएं नहीं थी। और मेरा वो नेचर नहीं है, मेरा वो स्वभाव भी नहीं है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो कल मैं हेमंत जी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करना शुरू करूँ। वो मेरी संस्कृति भी नहीं रही है। मैंने हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है। और जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, जो मुद्दे जनता के मेरे दिल के करीब थे उन मुद्दों पे आज भी मैं अड़े हूँ। जैसे जेपीएससी का मुद्दा है, कई अन्य मुद्दे हैं, जो मेरा स्टैंड था आज भी वही स्टैंड है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, क्योंकि एक व्यक्ति जो 24 घंटे में 4 घंटे सोता है और देश हित के साथ साथ जो धरातल पर विकास है, इन दोनों मॉडल्स को साथ में लेके आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो भारतीय सीमा को भी सुरक्षा देने में जनता को विश्वास दिलाता कि मैं दे सकता हूँ, और साथ ही साथ उस औरत के घर में भी गैस के चूल्हे को पहुँचाता है जिसे आज तक लकड़ी में खाना बनाना पड़ा। तो ये जो मॉडल है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, एक समावेशित विकास का मॉडल, जिसमें आप जो कंट्री फर्स्ट को भी आप पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ धरातल पर विकास की जो योजनाएं किस तरह से उतरनी चाहिए उसको भी जिस पारंगत तरीके से उन्होंने जनता के सामने रखा है, इससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 70046154005। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप राजनीति कर रहे हैं, आप आज बीजेपी में ज्वाइन किए, आपका सिद्धांत क्या बोलता है? पार्टी के फॉर्मूला में चलना या अपने प्रिंसिपल को, जो आपका सोच है जनता के प्रति, जो विचार है, किसको आप प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? देखिए, सबसे पहले निश्चित रूप से जो जनता सबसे ऊपर होती है, जनता के जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, क्योंकि आज मैं देश का जो भविष्य देखता हूँ, जो राज्य का भी भविष्य देखता हूँ, निश्चित रूप से हमें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है। आप आज इस छोटे से कोरोना, मैं छोटा सा एक उदाहरण ही दूंगा आपको, इतनी बड़ी पैंडेमिक कोरोना वायरस जो आज पूरा विश्व से जूझ रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश जो इनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री ने इस तरह से इस संकट के दौरान देश का नेतृत्व किया है। चाहे वो अस्पतालों की आधारभूत संरचना की बात करें आप, या विदेशों में अन्य देशों को दवाई पहुंचाने की बात करें, या लॉकडाउन के प्रावधानों को किस तरह से जनता के समझ के आधार पर लागू करने की बात करें, जो एक सटीक निर्णय लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसी पार्टी के विचारधारा के साथ आकर मुझे लगता है सेवा करने का एक बहुत बड़ा और बेहतर प्लान। अब मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो कोरोना के
चलते जो जमशेदपुर में ही देख रहा हूँ, जमशेदपुर में जो स्थिति है मेडिकल सिस्टम का, क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज इस राज्य में कि आदरणीय, पहले तो 2 महीने लॉकडाउन के आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोई बैठक मैंने नहीं देखी है कि दोनों एक ही बैठक में शामिल हो। ये कौन सी समन्वय के आधार पर सरकार चल रही है, मेरी समझ के परे है। सब सचिव कहते हैं कि मेरी बात जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, मंत्री कहते हैं मेरी बात सचिव नहीं सुनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये इनके मंत्रियों को समझ में नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री के जो पीए हैं, अपने उनके प्रतिनिधि हैं, वो ठेकेदारों को फोन पर सीधे धमकाते हैं कि मेरा लोगों को काम दो, नहीं तो तुम काम नहीं करोगे। कोरोना के समय में जब एक रोजगार के 1 सीट बढ़ाना आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती है, उस समय में अगर राज्य के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का ये चरित्र होगा तो आप कैसे कोरोना की इस लड़ाई को जीतेंगे? आज बेरोजगारी की दर, झारखंड की जो बेरोजगारी की दर है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जेपीएससी का मसला, जेपीएससी के छात्र जब आंदोलन कर रहे थे लॉकडाउन के पहले, तब तक कोई परिणाम नहीं निकाला जा रहा था। जैसे ही लॉकडाउन लगा, वो जानते हैं कि छात्र सड़क पर नहीं उतर सकते हैं आंदोलन करने के लिए, तो रिजल्ट भी जारी किया, इंटरव्यू भी करवा दिए और मुख्यमंत्री ने नियुक्ति की भी अधिसूचना कर दी। यही हेमंत जी जब विपक्ष में थे, हम लोगों के साथ थे, मैं भी उनके साथ था, इस जेपीएससी की लड़ाई को हम लड़ रहे थे, तब कहते थे कि पहले अगर राज्य की जनता ने मुझे नेतृत्व दिया तो मैं 6ठी जेपीएससी को रद्द करूंगा। आज वही विसंगतियों के साथ 6ठी जेपीएससी के परिणाम को जारी कर रहे हैं। क्या ये यू टर्न यहाँ के युवाओं को नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप पंचायत सचिव की परीक्षा को देख लें, बच्चे बैठे हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन सरकार नियुक्ति करने के निर्णय ले ले रही है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस का दबाव हो या इनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, ये मेरी समझ के परे। लेकिन कोरोना के इस लड़ाई में जिस तरह की रणनीति के साथ सरकार को धरातल पर उतरना चाहिए था, वो कहीं नहीं दिखती है। इनके क्वारंटीन सेंटर से लोग पूरी बाजार और गांव में घूमकर क्वारंटीन सेंटर्स में वापस आ जाते हैं। एमजीएम की ये स्थिति है कि कंपाउंडर चेक कर रहा पेशेंट को कि डॉक्टर चेक कर रहा है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये जो स्थिति है, और इनके स्वास्थ्य मंत्री रिम्स के डायरेक्टर के साथ ही व्यस्त है कि रिम्स का डायरेक्टर कौन बनेगा, इनकी पूरी चिंता वहीं सिमटी हुई है। तो ऐसे लोगों के साथ, और जो मंत्रिमंडल है आप खुद ही देख रहे हैं, इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं वही सरकारी नौकरी करेंगे। मैं तो एक ऑडिट करवाने की मांग करता हूं आपके माध्यम से, कितने विधायक, सांसद और मंत्री हैं इनके जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पहले इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के बेतुके बयान इनको दिए जाने चाहिए जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। आज मुझे सूत्रों के माध्यम से पता चला कि एमजीएम में जो ऑफिसर्स है वो ड्यूटी करने नहीं जाना चाह रहे क्योंकि जान का खतरा हो कभी भी ढह सकता है जी। सो ये स्थिति अगर हमारे यहाँ रहेगा तो हमारे मेडिकल सिस्टम, जो एमजीएम गरीबों का एक जगह है, उसका स्थिति अगर ये हो तो हेल्थ सिस्टम कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, मैं उसी पर, और सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ हैं? मैं तो आपके माध्यम से ये भी सवाल करना चाहूँगा, मैं उसके कागजात लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मंत्रियों को अधिकार है लॉकडाउन के समय में बिना टेंडर के अपने घर बनवाने का? रांची में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बिना टेंडर के, वो किसकी अनुमति पर हो रहा है? तो कोरोना की लड़ाई इनकी प्राथमिकता में कहाँ है? ये जिस दर की बात कर रहे हैं, झारखंड में टेस्टिंग कम हो रही है जिसलिए आपको पॉजिटिव के केसेस कम, जिस दिन टेस्टिंग ज़्यादा होती है ज़्यादा केसेस मिलते हैं। यहाँ अविलंब फुल टेस्टिंग शुरू करवाने की आवश्यकता है ताकि पता चल सके कितनी भारी संख्या में हमारे लोग संक्रमित हैं, क्योंकि जो 9 लाख प्रवासी मजदूर यहाँ वापस आ रहे हैं उनमें से एक बड़ी संख्या है जो संक्रमित हो सकती है, जिसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और उनका रोजगार कैसे यहाँ पर होगा? आपने पहले केंद्र सरकार को कहा कि आप ट्रेन नहीं दे रहे, हमारे लोग आ नहीं पा रहे। जब सरकार ने ट्रेन दे दी तो आपको उनको रखने की व्यवस्था नहीं है। उनके क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति आप खुद देख रहे हैं, वो कहाँ रोजगार करेंगे इसकी कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है, और लोग वापस आते जा रहे हैं। आप देखिए अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है इसके कारण, क्योंकि सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्या की दर बढ़ रही है। तो इन सभी विषयों को लेकर गंभीरता होनी चाहिए, और इनके मंत्रियों के बयान आप देखिए कौन सी गंभीरता दिखती है इनकी सरकार में। साहब, छोटा सा आपको बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम, जो आज स्कूल का सिस्टम है, ये आज जो फीस के लेकर बात किया जा रहा है, वो शिक्षा मंत्री ने क्या बताया, जो ट्यूशन फीस लिया जाए। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो ये है, शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं मेरी बात स्कूल नहीं सुनता है। अब इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा जब वो खुद ही कह रहे हैं मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। आप राज्य के मंत्री हैं, ये शर्मनाक स्थिति है कि मंत्री ये कहे कि मेरी बात कोई स्कूल नहीं सुन रहा है। तो आप माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं
मुख्य सचिव के संज्ञान में लाएं कि कौन से ऐसे विद्यालय जो सरकार की बात नहीं सुनते और इस सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं या इस राज्य में काम कर रहे हैं। तो ऐसे हल्के वक्तव्य के साथ सरकार की गंभीरता नहीं दिखती है। कुणाल जी, आपका आज बिजी है, बहुत सारा टाइम आपको नहीं लेंगे। बस एक बात आप बता दीजिए कि जनता को आपसे क्या स्पेशल चीज़ मिलेगा जो अब अगर आप सत्ता में आते हैं तो हमें, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, जो हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है कि एजुकेशन पर्सन आए आगे, नेतृत्व संभाले। आप क्या खास आपका प्रोग्राम है, फ्यूचर प्लान है आपका? हमेशा मैं जब विधायक था तब भी मेरी प्राथमिकता होती थी कि हमारे जो युवा हैं उनको सही दिशा दी जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। बहरागोड़ा जैसी छोटी जगह पे जहाँ पर कोई उद्योग नहीं था, मेरे कार्यकाल में मैंने उसे आइडा का एक्सटेंशन सेंटर घोषित करवाया था और आज बहरागोड़ा में 4 उद्योग लगे हैं। मेरे प्रयास के कारण आइडा ने ज़मीन दी उन लोगों को, और जहाँ पर कि सैकड़ों लोग आज स्थानीय रोजगार वहाँ पर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें लोगों को फ्री की चीज़ें देकर हम विकास नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ें हम फ्री दे दें। इस मानसिकता के साथ देश आगे नहीं बढ़ सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो हमें युवाओं को रोजगार किस तरह से हम दे पाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट मेरा सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। अगर हम लोगों को रोजगार देंगे, उनकी मानसिकता स्वाभाविक रूप से बदलेगी, वो सकारात्मक सोच की ओर जाएंगे और विकास का जो आपका मॉडल होगा उसे वो समझ पाएंगे, ताकि चुनाव में भी, जो चुनाव के समय में जो भ्रष्टाचार होता है वो भ्रष्टाचार उनको प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए मेरी प्राथमिकता हमेशा से युवा हैं और उनकी जो रोजगार की समस्या। बहुत बढ़िया। और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी आपको जमशेदपुर में सारे मोहल्ले गली बहुत सारे जगह में दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या आपको फिर जमशेदपुर मिलेगा ना, फिर आप चल जाएंगे बोरा? सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी ना चुनाव है, चुनाव खत्म होने के बाद आमतौर पर लोग दिखते नहीं है। मैं दिख रहा हूँ, उससे अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो मैं इसका इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ। लोग आमतौर पर नहीं दिखने से कंप्लेन करते हैं कि आप दिख नहीं रहे। हाँ, ये तो बात स्वाभाविक है कि बहुत सारे जन जो नेता बनते हैं, पहले वो सोचते हैं कि पहले मुझे इलेक्शन में इलेक्टेड करो फिर मैं काम करूंगा, बिफोर इलेक्शन कोई काम नहीं करता। ये मानसिकता, ये बहुत। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं लंदन में भी बीजेपी के लिए काम कर सकता हूँ। यस, कोई बाउंड्री नहीं होती यहाँ पर। और जो संगठन के द्वारा, और ये तो कोविड का जो काल है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, सेवा के लिए कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें पता चला कि बीजेपी में एक अच्छा पोस्ट आपको मिलने वाला है, क्या आप कौन सा पोस्ट? जी, मुझे मिल चुका है और मैं पार्टी का प्रवक्ता मनोनीत हुआ हूँ। बहुत बहुत आपसे हमेशा बहुत बहुत मुलाकात बधाई होती है, बहुत बहुत बधाई है। आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं। कुणाल जी बिजी हैं, तो कुणाल जी के साथ फिर बैठेंगे हम लोग आलाप के कार्यक्रम में। ग्लोब टीवी झारखंड की तरफ से आप सभी को नमस्कार। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India. क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर, DH स्टेट सेंटर, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।